नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 9 एनसीईआरटी विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में साथियों अपन ने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, जिसमें 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से इसको रीड किया है साथियों। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर क्या होता है, जी का मान कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा जो स्थिरांक जी है, गुरुत्वीय जो स्थिरांक है उसका मान कैसे निकालते हैं और उसको किस तरह से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, ये सब बातें अपन पढ़ चुके हैं साथियों। अब दूसरी बात आपके सामने आती है, अपन एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान में। तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि नया पॉइंट है, पृथ्वी के गुरुत्व बल का प्रभाव में वस्तुओं की गति किस प्रकार होती है। अब पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति किस प्रकार होती है, तो साथियों आप जानते हो कि प्रत्येक वस्तु, अपन ने गुरुत्व बल के प्रभाव भी देखे थे। गुरुत्व बल के प्रभाव में आपने क्या देखा था कि उसके क्या प्रभाव होते हैं और हमारे निजी लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुरुत्व बल के प्रभाव में अपन ने देखा था, हम जो चल रहे हैं, हमारा जो पृथ्वी के साथ संबंध है वो भी गुरुत्व बल के कारण है। उसके बाद साथियों देखा था चंद्रमा की जो गति होती है वो भी गुरुत्व बल के कारण है। और उसके बाद जो तारों की गति होती है वो भी गुरुत्व बल के कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। और दूसरी बात, ज्वार भाटा जो होता है समुद्र में, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है साथियों। अब यहाँ पर अपन ने एक टर्म और पढ़ी थी जिसका नाम है मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा, मुक्त पतन का अर्थ अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु फ्रीली गिरती है तो उसको मुक्त पतन कहा जाता है। अब मुक्त पतन के बाद यहाँ पर दूसरा डिस्कस करने वाली बात ये आपके सामने है साथियों कि गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण वस्तुओं की गति किस प्रकार होती है। तो आप जानते हो गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण वस्तुओं की गति किस प्रकार होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण बंधी हुई है, इसलिए गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण अपन ने मुक्त पतन देखा था साथियों। और मुक्त पतन में वस्तुएं त्वरण अनुभव करती है। मुक्त पतन जब होता है, पृथ्वी का त्वरण जो होता है, मतलब वस्तुओं की जो गति होती है वो त्वरण अनुभव करती है। ऊपर से गिरती हुई जो वस्तु होती है वो त्वरण अनुभव करती है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपके एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया, बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊंगा, ज्यादा इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट मैंने जो लिखा है, मुक्त पतन में वस्तुएं त्वरण अनुभव करती हैं। सभी वस्तुएं जो होती है वो त्वरित होती है, वो मुक्त पतन में त्वरण के कारण होती है साथियों। और दूसरी बात, सभी वस्तुएं जो ठोस हो, खोखली हो, एक ही दर से गिरनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ठोस ही कोई भी वस्तु हो, भले खोखली हो, ज्यादा बड़ी हो, छोटी हो, सभी एक ही दर से गिरनी चाहिए। जैसे इसके लिए एक पीसा की झुकी हुई मीनार से अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को गिराया गया था, वो एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। एक छोटी सी स्टोरी है उसके बारे में, तो उसके बारे में अपन जब और भी आगे जब ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी बात यहां पर आती है कि पृथ्वी के निकट जी का मान अस्थिर होता है, कि पृथ्वी के जैसे जैसे पास आते हैं, निकट आते हैं, जी का मान अस्थिर रहता है। और जी का मान क्या होता है, जो अपन ने पहले निकाला था 9.8, जो है वो अपन ने पहले निकाल करके आपको बताया था कि जी का मान गुरुत्वीय त्वरण। अब यहां पर अपन ने ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव से वस्तुओं की गति जो होती है वो गति के नियमों के अनुसार होती है, और गति में त्वरण जुड़ा होता है साथियों, त्वरण जुड़ा होता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये याद रखना है कि एक समान त्वरित होने से वस्तुओं में एक स्थान पर जी, अब जो त्वरण होता है उसकी वैल्यू ए होती है। तो एक स्थान पर अगर अपन गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो एक स्थान पर अपन जी का मान रख देंगे। और सभी जो गति के समीकरण हैं, जैसे कि अपन ने गति के तीनों समीकरणों को पढ़ा था, गति के तीनों नियमों को पढ़ा था, उसके अनुसार जो गति के नियम थे उसमें, जैसे कि साथियों आपने देखा होगा कि गति के जो नियम थे उसमें v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों समीकरण है। उनमें जहां पर भी a है, जहां पर त्वरण जो होता है वो उसको a से अपन डिफाइन करते हैं, तो त्वरण के स्थान पर अपन गुरुत्वीय त्वरण को रख देंगे तो यहां पर इसका मान आ जाएगा साथियों। तो यहां पर ये जो तीनों समीकरण है, जो v बराबर u प्लस एटी, जैसे ये समीकरण मैं आपको यहां पर लिख करके आपको समझा देता हूं साथियों, v बराबर u प्लस एटी। उसके बाद साथियों s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, और
v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों में अगर आप a के स्थान पर g रख देंगे तो यहां पर जो गति का प्रभाव है वो आपको स्पष्ट रूप से निकल के सामने आएगा साथियों। तो यहां पर आपको याद रखने के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि निश्चित तौर पे केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी गति के नियम है, गति के समीकरण है, उनमें a त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g को रखा जाता है। दूसरी बात, यहां पर त्वरण वेग की दिशा में है। अगर त्वरण जो है वो त्वरण के साथ क्या जुड़ा होता है, गति के साथ त्वरण और वेग भी जुड़ा होता है, दिशा भी जुड़ी होती है। तो वेग जो है वो त्वरण की दिशा में है तो उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं साथियों। और अगर जो वेग है वो गति की विपरीत दिशा में है तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है साथियों। तो यहां पर दो प्रकार के त्वरण जो होते हैं गुरुत्वीय त्वरण, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो धनात्मक त्वरण और दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण कब कहा जाएगा? जब त्वरण वेग की दिशा में लगता है, जिस दिशा में वेग लग रहा है उसी दिशा में त्वरण लग रहा है तो उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण किसको कहते हैं? जब गति की दिशा के विपरीत अगर वेग लग रहा है तो उसको अपन ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है साथियों। तो यहां पर ये जो तीनों चीजें हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण जो वस्तुओं की गति होती है वो किस प्रकार होती है साथियों। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में ये पूरी जानकारी दे दी है। अब यहां पर इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी की किताब में जो नया बिंदु आ रहा है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास कहते हैं। अब यहां पर आपके एनसीईआरटी की किताब में देखा जाए तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है साथियों। अपन ने पहले पढ़ा है कि द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। तो यहां पर इसका सीधा सा अर्थ क्या हो गया कि जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा। जितना ज्यादा जड़त्व है उतना ही ज्यादा द्रव्यमान होगा। तो यहां पर द्रव्यमान का अर्थ आप समझ गए कि वस्तु का द्रव्यमान जितना होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो। यह एक मुख्य बिंदु है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अब द्रव्यमान में कौन कौन सी चीजें जुड़ी होती है? जड़त्व जुड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा, भले वो वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो। तो यहां पर द्रव्यमान का क्लियर अर्थ आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ एक दूसरा टर्म आएगा जो अपन उससे अंतर करेंगे कि द्रव्यमान और भार आएगा। तो भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, वो अलग अलग होता है। तो द्रव्यमान के बारे में आपके दिमाग में क्लियर रख लेना है कि द्रव्यमान जो होती है जड़त्व की माप होती है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक जड़त्व होता है। और द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर समान रहेगा। पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान आपके चंद्रमा पर रहेगा। तो ये साथियों ये छोटा सा एक टर्म था द्रव्यमान, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। द्रव्यमान के बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है और जिस वस्तु का जड़त्व जितना अधिक होगा द्रव्यमान भी उतना ही अधिक होगा, यानी कि इसका प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है। द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है? स्थिर रहता है, भले वह वस्तु चंद्रमा पर है या पृथ्वी पर है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है साथियों। दूसरी बात, ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक और टर्म आती है, देखो इससे अपन को थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है कि कोई, जैसे आपको बाद में पढ़ेंगे तो आपके सामने अलग अलग तरह की कंडीशन आएंगी कि द्रव्यमान किसको कहेंगे, भार किसको कहेंगे, किसी व्यक्ति का भार क्या है, किसी वस्तु का भार क्या है, वेट जिसको अपन बोलते हैं वो क्या है, और वस्तु का द्रव्यमान क्या है। तो यहां पर दोनों चीजें अलग हैं। इसलिए नेक्स्ट जो आपके टर्म आ रही है वो भार, जिसको अपन वेट कहते हैं। वेट, तो साथियों वेट, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित कर रही है। पृथ्वी जो होती है वो प्रत्येक वस्तु को क्या करती है? निश्चित बल से आकर्षित करती है। यानी कि
जैसी वस्तु है उतना ही आकर्षण उसके ऊपर लगता है। तो प्रत्येक जो वस्तु है उसको एक निश्चित बल है, आकर्षण बल है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा पिंड है और दूसरी वस्तु भी पिंड है, उन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, जो अपन ने सूत्र द्वारा डिफाइंड किया था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को निश्चित आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, अगर एनसीईआरटी की किताब के अनुसार देखा जाए तो। और यह बल वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी के वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल को अपन ने किससे लिखा है? जी से लिखा है। और वस्तु का द्रव्यमान किससे लिखा है? एम से लिखा है। वस्तु का द्रव्यमान एम और गुरुत्व बल दोनों पर निर्भर करता है कि इसका कितना भार है। समझ रहे हैं आप कि इसका कितना भार है। द्रव्यमान तो अलग टर्म होगी, द्रव्यमान को आपने बता दिया कि जड़त्व की माप है, जितना जड़त्व होगा उतना ही द्रव्यमान होगा। लेकिन यहां पर भार, पृथ्वी जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर एक निश्चित आकर्षण बल से खींच रही है, उसमें वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का गुरुत्व बल, पृथ्वी का गुरुत्व बल, वस्तु का द्रव्यमान और पृथ्वी का गुरुत्व बल दोनों पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहां पर भार की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है तो ये आपको समझ में आया कि भाई भार और ये द्रव्यमान में क्या अंतर है। द्रव्यमान जड़त्व की माप है और जो भार होता है वो किसी वस्तु का भार वह भार होता है जिसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि आपने देखा होगा सूत्र F बराबर m इंटू ए। फोर्स जो बल लगता है उसको द्रव्यमान और त्वरण से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर इस ए की जगह अपन क्या रख देंगे? जी, गुरुत्वीय त्वरण को रख देंगे। जैसे कि ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 होगी आपकी ये एनसीईआरटी की बुक के अनुसार साथियों। अब देखा जाए आगे, तो वस्तु पर पृथ्वी पर आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। ये अपन ने देख लिया कि वस्तु का जो आकर्षण बल है वो उसका भार कहलाता है। तो उसको W से अपन निर्दिष्ट करें तो समीकरण में W स्थापित करने पर F की जगह क्या आ जाएगा? W आ जाएगा बराबर m इंटू जी। ये समीकरण आपके सामने एक नई समीकरण प्रस्तुत हो गई जिसको भार की समीकरण कहते हैं। वेट निकालने के लिए द्रव्यमान और गुरुत्व बल दोनों का गुणा करने पर अपन को भार ज्ञात हो जाएगा साथियों। तो यहां पर वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। वस्तु का भार क्या है? एक प्रकार का बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। और यहां पर भार का ऐसा ही मात्रक, बल का जो मात्रक है वही न्यूटन है। भार का जो मात्रक है वो क्या है? जो बल का मात्रक है वही n, जिसको न्यूटन कहते हैं, वो उसका मात्रक कहलाएगा। अब एक बल जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर लगता है, उसमें क्या क्या होते हैं? एक तो परिमाण होता है और दूसरा होता है दिशा। नीचे की ओर लग रहा है कोई बल, किसी दिशा में लग रहा है, तो उसमें दोनों टर्म होंगी, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी साथियों। यहां पर हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान स्थिर रहता है। जी का मान हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए किसी वस्तु के दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाती, अर्थात द्रव्यमान के समानुपाती होता है वस्तु का भार। तो W प्रोपोर्शनल m, ये इस तरह से अपन को लिख सकते हैं इस टर्म को। तो यही कारण है कि किसी भी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु का भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। भार जो होता है उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग में किया जा सकता है। द्रव्यमान की माप है, जैसे द्रव्यमान जड़त्व की माप है तो भार है वो द्रव्यमान की माप है। तो इन दोनों में आपको अच्छी तरह से अंतर ध्यान में रखना है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी हो किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, लेकिन वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि जी का मान स्थान पर निर्भर करता है। अब यहां पर देखो दो टर्में हो गई आपके पास। द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी पर या चंद्रमा पर समान रहेगा किसी वस्तु का, लेकिन भार जो है वो पृथ्वी पर अलग होगा और चंद्रमा पर अलग होगा। समझ गया आप इस बात को कि भार जो होगा वो दोनों जगह अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि
भार में गुरुत्वीय त्वरण जुड़ा हुआ होता है, जबकि चंद्रमा पर जो आकर्षण बल होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी की तुलना में कम है, इसलिए चंद्रमा द्वारा वस्तु पर जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसीलिए भार जो होता है वो पृथ्वी पर और चंद्रमा पर अलग अलग पाया जाता है साथियों। तो ये दोनों चीजें, दोनों टर्मों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। द्रव्यमान सभी जगह समान रहेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दोनों चीजें मैंने बार बार बताई हैं कि आपको द्रव्यमान और मास और वेट दोनों में अंतर अच्छी तरह से समझ लेना है। जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान जो होगा वो सभी जगह समान रहेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है, जितना जड़त्व होगा उतना ही द्रव्यमान होगा। तो चाहे वो चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान सेम रहेगा। लेकिन साथियों भार जो है उसके साथ गुरुत्वीय त्वरण जुड़ा होता है, इसीलिए पृथ्वी पर भार अलग है और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार अलग होता है। क्यों इसका कारण है? इसीलिए क्योंकि चंद्रमा का जो भार होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसीलिए आकर्षण जो बल लगता है वो पृथ्वी की तुलना में कम लगता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी की तुलना में कम होगा। यानी कि आप समझ रहे हैं इस टर्म को, दोनों चीजों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। तो मैंने आपको यहां पर कौन कौन सी चीजें बता दी, द्रव्यमान बता दिया, भार बता दिया और त्वरण बता दिया, वेग बता दिया, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो यहां पर एक और टर्म आ रही है जिसमें देखो अपन चंद्रमा की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अपन ने किया है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, चंद्रमा पर भार क्या होता है, पृथ्वी पर भार क्या होता है। तो यहां पर अब जो नया आपके एनसीईआरटी की किताब में या कक्षा 9 की किताब में किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कैसे निकालेंगे, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कैसे निकालेंगे, पृथ्वी पर भार कैसे निकालेंगे वो तो आपने समझ लिया, लेकिन चंद्रमा पर भार कैसे निकालेंगे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर जितना आकर्षित करती है वो पृथ्वी पर भार कहलाता है। उसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। तो पृथ्वी पर और चंद्रमा पर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पृथ्वी पर भार किसी वस्तु का वह आकर्षण बल है जो पृथ्वी उस वस्तु को ज्यादा आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, वो भार है। जबकि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह है जिसे चंद्रमा उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि दोनों की आकर्षण बल में अंतर है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि चंद्रमा पर वस्तु का भार अलग होगा, पृथ्वी पर वस्तु का भार अलग होगा साथियों। अब यहां पर बात करें कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, जैसा पहले मैंने आपको बता दिया चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। इस कारण चंद्रमा पर वस्तुओं का आकर्षण बल कम लगता है, इसीलिए आकर्षण बल कम लगता है, इसलिए वस्तुओं का भार भी चंद्रमा पर कम होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार, चंद्रमा पर भार क्या है, Wm है। तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान जो है वो क्या होगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा m। इस तरह से वस्तु का भार अपन ने माना m है, चंद्रमा पर इसका भार Wm है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, m स्मॉल m। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यहां पर लगेगा और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर यहां पर त्रिज्या भी चाहिए, तो इसकी त्रिज्या को आप लिखोगे, त्रिज्या जो है वो r m है, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान m है इसलिए अपन को m लिख दिया अपन ने। उसके बाद जो अगर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाएं तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, Wm बराबर, जैसे कि अपन ने पहले वाले सूत्र में g स्थिरांक लिखा था, m इंटू स्मॉल m बटे r m स्क्वायर। ये r जो है वो दूरी है, किसके बीच में दूरी है, तो दो पिंडों के बीच में, चंद्रमा एक पिंड हो गया और चंद्रमा पर जो वस्तु रखी है वह एक पिंड हो गई, दोनों के बीच में उसके व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के
समान होता है। और यहाँ पर जो ये सूत्र बनेगा, तो किसी वस्तु का भार निकालने के लिए, चंद्रमा पर भार निकालने के लिए आप इस टर्म का उपयोग करेंगे। कौन सी टर्म का उपयोग करेंगे मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता रहा हूं साथियों, देखिएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर इंटू बटे RM, यानी कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार निकालने के लिए यह सूत्र स्थापित किया गया है। इस सूत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। तो यहां पर अपन ने बहुत सी बातें सीखी हैं। कौन कौन सी बातें सीखी हैं, इसके आधार पर आप बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सवाल हैं, उनके आंसर भी निकाल सकते हो, आप इनको हल कर सकते हो। और साथियों बहुत अच्छी तरह से आप वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए साथियों, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाया है, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। तो अब अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, वंदे मातरम।